नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे और माधव निदान में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है आज, क्योंकि हम लोगों ने तृष्णा रोग पढ़ लिया है। आज नया अध्याय ये है, अध्याय का नाम है मूर्छा भ्रम निद्रा संन्यास निदान। और ऐसे पेशेंट सभी लोगों के पास आते हैं, आईसीयू में आते हैं या बाहर ऐसे पेशेंट रहते ही हैं। तो इसको जानना समझना जरूरी है कि माधव निदान का क्या बोलते हैं। तो मूर्छा के निदान और संप्राप्ति पहले ये पढ़ेंगे, बाद में भ्रम पढ़ेंगे, बाद में निद्रा पढ़ेंगे, संन्यास पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। तो मूर्छा पहले पढ़ते हैं, इसके बारे में श्लोक 5 श्लोक बताए हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें बताया है कि क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्ध आहार से विनः वेगाघात अभिघाताथिन सत्वस्य वा पुनः करणाये तने शुग्रा भयेष्वाभ्यन्तरेषु च निर्विशन्ते यदा दोषस्तदा मूर्छन्ति मानवाः संज्ञवासु नाडीषु पीता स्वनिलादिभिः तमोभ्यपैति सहसा सुख दुःख विपोह कृत सुख दुःख विपोहाश्च नरः पतति काष्ठवत् मोहो मूर्छेति तामाहुः षड्विधा सा प्रकीर्तिता वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च षड स्वपत्येताशु पित्तम तो प्रभुत्वेनावतिष्ठते। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि शरीर के क्षीण होने से, बहुत जब शरीर क्षीण हो जाता है, क्षीणस्य बहुदोषस्य, शरीर जब क्षीण हो जाता है तब ये मूर्छा में अलग अलग हेतु और संप्राप्ति बताया गया है कि शरीर क्षीण हो गया है विरुद्ध आहार से बिना, नहीं क्षीण से बहुत दोष से, दोष बढ़ जाने से, विरुद्ध आहार से बिना, विरुद्ध आहार का सेवन करने की वजह से, जैसे कि मछली और दूध का सेवन करने से, मूल मल मूत्र का वेगों का धारण करने से, तो चोट लग जाने से, सत्व गुण के क्षीण होने से, शरीर में सत्व और रजतम इन सब का बैलेंस रहता है। अगर सत्व गुण क्षीण हो जा रहा है, उत्कट दोषों से मतलब वात पित्त कफ ये बढ़ गए हैं, बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों में प्रवेश करने से, मतलब ये क्या है कि दोष जो है वो ना बहुत ज्यादा बढ़ के बाह्य और अभ्यंतर इंद्रिया मतलब ज्ञानेंद्र और कर्मेंद्रियों के प्रवर्तक केंद्र में प्रवेशित हो जाते हैं, तो मनुष्य को मूर्छा आती है। कुपित वातादि दोष संज्ञा करने वाले नाड़ियों को जब आच्छादित कर देते हैं, पूरा आवृत कर देते हैं, तब मनुष्य को सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है और सहसा काष्ठ की तरह गिर पड़ता है। तब उसे मोह और मूर्छा कहते हैं। वह 6 प्रकार की होती है। वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषयेन च षडस्वपत्येष स्वप्ययताशु पित्तम तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते। इसका मतलब यह है कि वात आदि दोषों से पृथक होते हैं वात पित्त कफ वाले, फिर रक्त से होने वाला, मद्य पीने से होने वाला मूर्छा, विष का सेवन होने से होने वाला, और इनमें मूर्छा में पित्त की ही प्रधानता रहती है। जैसे कि हर व्याधि का एक दोष प्रधान रहता है। जैसे कि हमने तृष्णा रोग पढ़ा, तो तृष्णा रोग वात और पित्त के बढ़ने से होता है। काश व्याधि में कफ और वात की वजह से होता है।
रक्त पित्त में पित्त दोष की वजह से होता है, ज्वर व्याधि में पित्त के वजह से होता है, गुल्म में वात की वजह से होता है। हर व्याधि में एक दोष की प्रधानता रहती है, प्रमेह में कफ दोष की वजह से, उसी तरह से पित्त की प्रधानता इसमें रहती है। और बताया है कि मनुष्य को जब पानी नहीं मिले तो प्राय मूर्छित हो जाया करते हैं। तो तृष्णा के बाद इसीलिए पानी नहीं मिलने से इंसान मूर्छित हो जाता है। उदक व स्रोतस का ऐसा बताया कि अगर पानी नहीं मिलता है तो इंसान मूर्छित हो जाता है, इसलिए तृष्णा के बाद मूर्छा का वर्णन करते हैं। क्षीण मनुष्य अर्थात जिस मनुष्य के रसादी धातुओं का क्षय हो गया है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, इसका क्षय हो गया है, बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है, क्योंकि हृदय ही रस का स्थान है, हृदय ही चेतना का स्थान है। इस वक्त धातु का क्षय हो जाने से, धातु के क्षय हो जाने से, या फिर मनुष्य विरुद्ध आहार विहार का सेवन करता है, उससे भी अच्छा रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र नहीं बनता है और दोषों का प्रकोप हो जाता है। या फिर मल मूत्रादि वेगों को रोकने से, सिर में भारी चोट लग जाने से, अथवा जिस मनुष्य का जन्मतः सत्वांश बहुत कमजोर हो गया है, सत्व गुण बहुत कम हो गया है, इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक कारण हो या आगंतुक कारण हो अथवा शारीरिक कारण हो, हृदय और मस्तिष्क को विकृत कर देंगे। ये सब मन के बाह्य और आभ्यंतर मार्ग को एकदम बंद कर देने पर भी हेतु होने के कारण मनुष्य की चेतना को विलुप्त कर देते हैं, तब मनुष्य मूर्छित हो जाते हैं। और बोलते हैं कि क्षीण दोष होने से, बहुदोष युक्त होने से, परस्पर विरुद्ध गुण वाले आहार विहार का सेवन करने से, मनुष्य के मलमूत्र आदि वेगों को रोकने से, डंडे आदि के सिर पर जोरदार चोट लगने से, सत्व गुणहीन होने से, प्रकुपित हुए बातें दोष जब उन मन के बाह्य और अभ्यंतर कारणांतरों अर्थात मनोवाही स्रोतों में ज्ञानेंद्र और कर्मेंद्र को निवेशित कर देते, तब मनुष्य मूर्छित हो जाता है। संज्ञावाही नाड़ियां, धमनी, सीरा और स्त्रोतों में जब बातें दोष प्रकुपित होकर आवृत कर लेते हैं, तब सत्व गुण के नाश से एक तम दम छा जाता है, जिससे मनुष्य की चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, मनुष्य को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार सुख दुख का ज्ञान न रहने के कारण मनुष्य काष्ठ की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इस प्रकार चेतना लुप्त होने से रोग को मोह या मूर्छा कहते हैं। यह मूर्छा 6 प्रकार की होती है, वात से, पित्त से, कफ से, रक्त से, भय से, और भय से भी बताया है सुश्रुताचार्य जी ने। तो इस तरह से रक्त से होता है, मध्य से, विष से, और भय से, स्पेशल भय से होने वाला मूर्छा, और विष से, इस तरह के 6 बताए हैं। और इन मूर्छाओं में पित्त का प्रभावशाली अनुबंध रहता है, ऐसा बताया। आप लोग बताइए कुछ, फिर मैं टीका पढ़ूंगा। मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। जी, डॉक्टर अनुरिता मैडम, आप कुछ बताएंगी मूर्छा पे? पवन जी कुछ बताइए आप, मूर्छा ये व्याधि पे कुछ बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम। आपने जो भी प्रकार पढ़े हैं सर, उसमें से काफी सारे पेशेंट्स दिखते हैं सर। बस इसका डिफरेंशिएशन वैसे ये जो भय, तृष्णा और ये ऐसे भी देखे हैं, और जो पूरी तरह से त्रिदोष प्रकोपित होके तमोगुण के आवरण से आने वाले मूर्छा, ये भी पेशेंट दिखते हैं सर। बस ये आघात जो बोले सर पे लगने के बाद में, वो तो टिपिकल लक्षण है कि पेशेंट। जी, तो उसमें क्या सिम्टम्स और हेतु संप्राप्ति आपने देखा है कि केवल मूर्छित लोगों को देखा है? मतलब मूर्छा आने के बाद में ही सर, मतलब पता चलता है कि बाद में मतलब उसका जो भी पूर्व इसमें है, कहीं ना कहीं सारे दोषों का प्रकोप हो गया है काफी सारा। कई बार तो हाइपोटेंशन और इस कंडीशन के इसमें पेशेंट जो भी है सीवियर एनीमिया या जो भी संप्राप्ति है, उसकी वजह से पूरी तरह से शरीर का रस रक्त क्षीणता और उसके बाद में आई हुई मूर्छा। यूजुअली तो मेरे सामने तो जो भी सीरियस पेशेंट है, वो मूर्छा आने के बाद में फिर हिस्ट्री का पता चलता है, तो तब तो हम सब प्राप्ति नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे आप जो प्रकार पढ़ रहे हो, उसमें से मैंने जो शोकज मूर्छा बोली ना, वो देखे ऐसे केसेस, जैसे कि इनको साइकोलॉजिकल शॉक लगा है और वो मूर्छा आने के बाद में मतलब संज्ञा नाश हो गया है उनका। तो ये भी टिपिकल देखा सर। हाँ, पवन जी आप बताइए। प्रणाम सर। सर हम डे टू डे लाइफ में ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट देखने को हमें मिलते हैं,
जैसे जैसे आचार्यों ने बताया सर, पहले तो हम तो व्याधि के अनुसार ही देखते थे। जैसे आचार्यों ने बताया वात के अनुसार, ठीक है ना। वात में मोस्टली हम न्यूरोजेनिक न्यूरो सिस्टम को ही हम ज्यादा इंक्लूड करते हैं। जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया और ब्रेन की सप्लाई बंद होगी, वो ऐसे ऐसे, या किसी को वेसोवेगन कपी होगी। जैसे एक पेशेंट बैठा है और सडन क्या नाम लेकर उठा, जैसे हाइपरटेंशन में है, ऐसे पेशेंट को तो देखने को मिलते हैं। और इसमें सर जैसे पेशेंट को कई बार डराने से भी बेहोश टाइप का हो जाता है, हिस्टीरिया टाइप में भी, जैसे पेशेंट के मन में कोई ज्यादा डर और वो। और सर हीट एक्सपोजर से भी हो जाता है। जैसे आजकल ना हीट वाले पेशेंट इतने सारे देखने को मिलते हैं ना, कई लोगों को पानी नहीं जी, आपका आवाज चला गया। पवन जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। पवन जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, आ रहा है आवाज? हाँ हाँ सर, आजकल जैसे हीट स्ट्रोक से भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं, मूर्छा में आ जाते हैं, जिनको पानी का एकदम से वो हो गया। और न्यूरोजेनिक तो है ही है सर, जैसे मैडम ने बताया, ब्रेन पे कोई आघात हो गया, इंजरी हो गया, वहां पे कोई वात का एकदम से सडन, जैसे धातु अक्ष और वात एकदम से बढ़ा। और हीट एक्सपोजर से भी सर, और स्ट्रेस तो इसका बेसिक कारण है ही है। और आदमी इंसान इंसान जैसे धूप में बहुत ज्यादा काम करता है, तो वहां पे भी बेहोशी ऐसे कई बार हमने ऐसे भी देखा, बस में बहुत ज्यादा भीड़ है और सडन एकदम से पेशेंट इतना बेहोश हो जाता है उसमें गर्मी में भी। और एकदम सडन किसी को चोट लग जाए, वो भी ऐसे किसी को लगा और जैसे गिर गया, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया और कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाता है, अपनी बुद्धि का वो, ये सब बात में ही हम इंक्लूड करेंगे ना सर। और हम जैसे पित्त वाले में लगा लो, पित्त वाले में जैसे हमारे पास लीवर के पेशेंट आते हैं, एल्कोहलिक पेशेंट आते हैं, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो गया सर उसमें। और सीकेडी वाले हो गए, जैसे सीकेडी वाले में यूरेमिक एंसेफेलोपैथी, यूरिया क्रेटिनिन ज्यादा हो गया, बेहोश हो गया। और इसमें भी लीवर सिरोसिस वाले में भी बहुत, किसी पेशेंट को एकदम से इतनी सारी उल्टियां लग जाए और वो भी पानी की कमी हो जाने से भी ऐसा, ये सब इतने सारे पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। और सर कई बार हम ना किसी का गला दबा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें भी एकदम से पेशेंट सडन, जैसे कैरोटिड आर्टरी के ऊपर प्रेशर आ गया, तो वहां पे भी देखने को मिलता। वहां ब्लड सप्लाई का हम मानेंगे सर, रक्त, इसमें बोला ना आचार्यों ने, वात पित्त कफ, वो हम रक्त से संबंधित लेंगे। जैसे मैंने अभी बोला, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन रहता है, एकदम पेशेंट खड़ा हुआ और खड़े होते एकदम से तुरंत गिर गया, वो एकदम से सडन ब्रेन की सप्लाई कम हुई और वो गिर गया। और कफ में सर, कफ सिनकपी, बहुत देर तक आदमी खांसता है, खांसते खांसते क्या होता है सर, एकदम से ब्लड सप्लाई और या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्रेन का। वो भी ऐसा पेशेंट देखने को इसमें हमें मिलता है सर, उसको हम कफ वाले में ही यूज करेंगे। और कार्डियक कारण तो बहुत सारे रहते हैं सर, ओवर यूज, जैसे हम ना कई बार पेशेंट को क्या कर देते हैं, जैसे पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट रहते हैं, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है सर। कई बार ना ब्लड प्रेशर की ओवरडोज मेडिसिन ले लेता है पेशेंट, और या पेशाब वगैरह की दवाई चल रही है, तो ऐसे पेशेंट को भी मूर्छा देखने को भी मिलती है हमें। और सर जैसे हार्ट के तो बहुत सारे केसेस है, एकदम एरिदमिया हुआ, धड़कन ऊपर नीचे हुई और एरिदमिया उसको हो गया और वो हो गया। और हार्ट ब्लॉक में भी एकदम से कई बार पेशेंट आता है, सडन बैठा बैठा बेहोश हो जाता है, और ऐसा भी हम काफी सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं। और सर इसमें जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो पेशेंट आएगा हमारे पास, तो उसमें भी एकदम सर ऐसे होगा, पेशेंट को एकदम सांस होएगा और सांस होते होते उसकी हालत इतनी बिगड़ती जाएगी और वो बेहोशी, ये सब हम ना उसमें रक्त वाले में मिक्स करके हम देखते हैं सर जी। सबड्यूरल हेमरेज के केस में भी सडन हेमरेज का भी मैंने बताया ना कि इनमें पैरालिसिस, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, जैसे सडन ब्रेन स्ट्रोक हो गया,
तो वहां पे भी सबड्यूरल हम हेमरेज में मोस्ट कॉमन रहता है, कंकशन होती है, मतलब पेशेंट को पता ही नहीं लगता, उसी समय गिर जाता है। भी तो मैंने लाइव मतलब 3-4 केस देख चुके हैं मैं। एसडीएच में तो मैम ना प्रेजेंटेशन एसडीएच में इतना एकदम ऐसा नहीं होता। एसडीएच का जो प्रेजेंटेशन रहता है ना, उसमें पेशेंट को ना पता लग जाता है सबड्यूरल हेमरेज में। उसमें क्या होएगा, बेसिकली इतना सीवियर पेन होएगा पेशेंट को, और सीवियर पेशेंट के साथ ना वॉमिटिंग इतना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, और उसका पेन नहीं जाएगा। उसमें होता तो बहुत मतलब एसडीएच में होता है, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता, पर मैंने एसडीएच के बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन रहता है ना, बहुत सीवियर हेडेक और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आता है। उसका वॉमिटिंग रुकता नहीं है बिल्कुल भी, और हमें पता लग जाता है। उसमें प्यूपिल्स वगैरह देखने से भी पता लग जाता है, हेमरेज का साइन हमें पता देखने से पता लग जाता है। बट सर सभी मध्य वाला पेशेंट में प्रोजेक्टाइल वॉमिट नहीं रहता है, कई बार सडन भी होता है। मैंने मतलब 3-4 केस ऐसा देखा है जो मेरे सामने ही, मतलब जैसे मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे को पता नहीं था कि ये सबड्यूरल हेमरेज है या कुछ क्या है। मतलब मेरे सामने ही पेशेंट विद इन 5-10 मिनट्स वो खुद चल के गया और दोबारा आया, और एकदम से उससे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ सडन वो ऐसे चला गया। और उसका बिल्कुल मतलब जो इनवॉलेंट उसका जो कंट्रोल था अपना मोशन, यूरिन, उसका यूरिन निकल गया, मतलब उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, ऑल ऑफ सडन ऐसे हुआ। मतलब मैंने खुद ये चीज देखी। एसडीएच में मैम ऐसे होता है, देखो जब भी हम जो एसडीएच का पेशेंट आता है ना, वैसे तो पता लग जाता है सीवियर हेडेक हुआ, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हुई, ठीक है ना। कई बार हेमरेज से पेशेंट ना हमारे पास सडन अनकॉन्शियस आ जाता है, हम उसका तुरंत कई बार सीटी नहीं करा पाते। तो हम क्या करते थे आईसीयू में, हम उसका ना लंबर पंचर करते थे। लंबर पंचर के अंदर जब हम सीएसए फ्लूइड निकालते हैं, उसमें हमें जेंथोमा मिलता है, मतलब उसमें ना ब्लड मिलता है, ब्लड के आरबीसी मिलता है। तो हमारा वहाँ डायग्नोसिस एकदम से क्लियर कट ऑलमोस्ट 90% फाइनलाइज हो जाता है, ये एसडीएच का पेशेंट है। और हेडेक तो उसका बेसिक पेशेंट ऐसे ही बोलता है भाई इसको रात को इतना हेडेक हुआ और उल्टी और उस बेहोश हो गया, मतलब। और सर इसमें मद्य का बोला, ओवरडोज मद्य के बारे में तो सब लोगों को पता है, शराबी ज्यादा से वो पी लिया और वो बेहोश हो गया। और विष वाले पेशेंट में भी, पॉइजन वाले पेशेंट में भी ऐसा ही होता है सर। जैसे कोरोसिव पॉइजन है, ऑर्गोनोफॉस्फोरस पॉइजन कई बार पेशेंट ले लेता है, सल्फास पेशेंट ले लेता है, और ये इसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे। और कई बार ना सर पेशेंट जल जाता है, बर्निंग में भी बेहोश हो जाता है, पूरी धातुओं का क्षय हो जाता है वहाँ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट अनकॉन्शियस के बहुत देखने को मिलते हैं। एक सर एक किडनी फेलियर, मतलब जो पूरा पीक पर होता है, मैंने मतलब बहुत पहले फर्स्ट केस ही था ऑलमोस्ट मेरा, उसका 13 या 14 यूनिट वो था क्रिएटिनिन। और जब वो मेरे पास आए थे तो उनके मुंह में से झाग निकल रही थी, मतलब वो कॉन्शियस थी बट फिर भी वो अनकॉन्शियस की तरह ही थी। मतलब उसके मुंह में से ऐसे, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मतलब लिटरली उसके मुंह में से ऐसे पूरा झाग जैसे निकल रहा था। वो यूरेमिक एन्सेफलोपैथी में बोला ना मैम, जब यूरिया क्रेटिन हाँ एक होता है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हिपैटिक एन्सेफलोपैथी हाँ, में तो लीवर यूरेमिक इंसेफलोपैथी में। हिपैटिक मैंने बोला ना, यूरेमिक एन्सेफलोपैथी में यूरिया क्रेटिनिन डीरेज हो जाता है, तो क्रेटिनिन हायर लेवल पे चला जाता है और एनायूरी हो जाता है, पेशेंट को यूरिन बिल्कुल भी नहीं, टोटल किडनी फेलियर, वो स्टेज 4 वाली कंडीशन में हमें। और हिपैटिक एन्सेफलोपैथी में भी ऐसा ही होता है, जब पेशेंट को अमोनिया बाहर नहीं निकल पाता, मान लो उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया पेशेंट को, और अमोनिया लीवर को डाइजेस्ट करना होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, तो वो हमारे दिमाग को चढ़ता है और वो पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। जब हम बावल वॉश कराते हैं तो वो पेशेंट कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसा मतलब बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं। और विष वाले में भी सर जैसे जैसे स्नेक बाइट वाला हो गया, स्नेक बाइट वाले में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है मूर्छा। कई बार स्नेक बाइट हुआ और नॉन पॉइजनस स्नेक है और भय के मारे भी हो जाता है वहां पे। मूर्छा के तो बहुत सारे और सड़क पे इस पे इधर कोई बेहोश होके गिर गया, कोई घबराहट में गिर गया, ऐसे कोई सर्कुलेटरी फेलियर से गिर गया, वो तो हमें देखना पड़ता है पेशेंट को क्या क्या दिक्कत रहती है, क्या क्या नहीं है, उसका हेतु क्या रहता है, वो पेशेंट कॉन्शियस होएगा कि नहीं होएगा। बाकी मैं ये कहता हूँ सर सीपीआर सबको आना चाहिए, जो मतलब लाइफ सपोर्ट है, एबीसी जो हम बोलते हैं ना, उसमें सारे डॉक्टर्स को हमें भी करना चाहिए, वो सबको पता आप होना चाहिए। एक बार दिखा सकते हैं सीपीआर करना
लेकिन किसी पे रख के ऐसे करके दिखा सकते। ऐसे तो अब कैसे पॉसिबल है सर ऊपर? फिर किसी दिन मैं लाइव दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी है नहीं कोई, कैसे करना है, कितना टाइम करना है, चाहे हाँ। कहाँ पे पेशेंट को कैसा होना चाहिए, पहले उसका एयरवे हमें प्रॉपर करना है, उसका मुंह के अंदर उसका बेसिक चीजें एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा, सबको याद हो जाएगा। गर्दन को सीधा करना है, उसका एयरवे उसके मुंह के अंदर कुछ चला नहीं गया। जैसे पेशेंट मान लो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट करने के बाद कई बार उसका मुंह नीचे की तरफ हो जाता है, मुंह के अंदर कुछ फंस जाता है, मुंह को क्लीन करना है, पेशेंट को सीधा लेटाना है, फिर चेस्ट पे कंप्रेशन करना है, पेशेंट को साउंड लगानी है, आपको हो है उसका नाम बोल के या कुछ ऐसा करके। तो सीपीआर तो पीछे से वीडियो भी डाला था सर ग्रुप में, अनुरिता मैम ने डाला था किसी डॉक्टर का, हमारे इसी ग्रुप में डाला हुआ है। मैंने ऐसे ऐसा बहुत डेली रूटीन में देखने को और सर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, सर्दियों में अंगीठी जला लेते हैं, अंगीठी जला लेते हैं वो, और मॉर्निंग में बेहोश मिलते हैं। और गैस गीजर एक्सपोजर वाला भी देखा होगा, कई लोग जिनको गैस गीजर। सर एक पूना में एक डॉक्टर का, आपको मालूम है सर, रितु संतवानी मैडम? नाम सुना है। उनके हस्बैंड ऐसे गुजरे। गैस गीजर एक्सपोजर में कई बार पेशेंट का ना वो बाहर गैस नहीं निकलती, गैस गीजर एक्सपोजर बराबर। हाँ, वो बहुत सारे हमें देखने को वो मिलते ही है। कई बार चक्कर सर वर्टाइगो का भी वैसे। हाँ, वर्टाइगो वाले केसेज भी ऐसे ही होते हैं सर, कई बार है ना ऐसे चक्कर आ जाता है। और ओवरडोज मेडिसिन का भी हो जाता है सर। कई लोग जैसे नशे की जो नशा ज्यादा करते हैं तो उसमें भी कई बार जैसे कई लोग मरने की वो करते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओवरडोज ले लेते हैं मेडिसिन का। और सीओपीडी वाले केस में तो बहुत पेशेंट देखने को मिल जाते हैं सर, जो हायर लेवल पे रहते हैं एक्यूट एक्जर्बेशन में। और एक इसमें सर डायबिटिक कोमा आता है, कीटो डायबिटिक एसिडोसिस। उसमें क्या होता है, कीटोन बॉडीज ज्यादा बढ़ जाता है और डायबिटिक पेशेंट का। और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया में भी पेशेंट बेहोश हो जाता है, पेशेंट का शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया और वो बेहोश मिलता है कई बार मॉर्निंग में। तो और दिमागी बुखार वाले तो कितने सारे पेशेंट देखने को हमें मिलते हैं। पीपीएच रुधिर का जो बताया, पीपीएच वाला ये बिल्कुल क्लासिकल एग्जांपल है। पीपीएच बहुत सारे और होता ही है इतना। अब कितना डेथ पीपीएच की वजह से होता भी है, हम देखते ही हैं। अभी पीछे वो डॉक्टर का कितना हुआ था ना हंगामा, वो राजस्थान का डॉक्टर थी कि उसका वो पीपीएच की वजह से ही हुआ था उसका। वो रुधिर रक्त में आएगा ना मैम, ब्लड लॉस का ज्यादा हो गया। हाँ वो ब्लड में आएगा पीपीएच का भी। और जो एक्सीडेंटल ब्लड लॉस होता है जो हाइपोटेंशन की वजह से या ब्लड कम होने की वजह से, वो भी टिपिकल इसमें आएगा। लेकिन बेसिक दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए सीजर का ट्रीटमेंट करते वक्त में। ब्रेन सीजर के कितने ब्रेन सारे जो एबीसी फॉर्मूला है इमरजेंसी मैनेजमेंट का, आप कितना भी आयुर्वेदिक करिए लेकिन ब्रेन विदाउट 4 मिनट अगर उसका ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन डेथ हो जाता है। इसकी वजह से पहले एयर वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इसको सस्टेन करके फिर आपकी ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि हार्ट जो भी है वो कुछ घंटे तक जीवित रह सकता है लेकिन ब्रेन 4 मिनट के अंदर डेड हो जाता है। इसकी वजह से एवरीबॉडी शुड नो सीपीआर, एवरीबॉडी। अनुरिता मैम। हाँ जी सर, प्रणाम। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। प्रणाम मैम। मैं थोड़ा सा एक चीज में कंफ्यूज्ड हूँ कि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई 10 से 1 मिनट तक, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई 10 सेकेंड से 1 मिनट तक बाधित हो तो होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, और 1 मिनट से अधिक। अच्छा, तो खैर ब्रेन को ब्लड की सप्लाई 10 सेकेंड से 1 मिनट तक अगर बाधित होती है तो होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। 1 मिनट से लेके ज्यादा बाधित होता है, 10 मिनट तक चला जाता है तो ये ब्रेन डेथ की कंडीशन में चला जाता है। सर 4 मिनट, 10 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। 4 मिनट नहीं, 1 मिनट से अधिक 10 मिनट तक। टीआईए वाले केस ऐसे ही तो होते हैं सर। मान लो टीआईए क्या किसी को हुआ,
कई पेशेंट हम देखते हैं ना पैरालिसिस वाले, एक वन साइड हो गया पैरालिसिस हो गया, तो और जैसे फेशियल पैरालिसिस में इसमें भी ऐसे ही पेशेंट को क्या हुआ, क्लोट आया। 3 टाइप के हम हेमरेज देखते हैं ना सर। पहले तो TIA वाला, TIA में क्या हुआ, ब्रेन के अंदर क्लोट गया और थोड़ी देर सेकंड के लिए वहां रुका, जितनी देर के लिए सप्लाई बाधित हुई उतना एरिया डैमेज हुआ, और वो पेशेंट तो कुछ भी मेडिसिन ना दे तो 1 मंथ तक अपने आप रिकवर हो जाते हैं। 95% केसेस TIA के ही होते हैं। और फिर इन्फार्क्ट वाले आगे सर। इन्फार्क्ट में काफी, अब जैसे आप बात कर रहे हो, उसमें टाइमिंग का डिपेंड करता है ना, कितनी देर तक हमारा ब्लड सप्लाई ब्रेन का बंद सर हुआ। स्टेमी और एनस्टेमी का, जैसे अभी हाल ही में केके जो गुजरे हैं, उनको अगर प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता था ABC रूल के हिसाब से तो बच सकते थे। हम क्या करते हैं, सामने हार्ट अटैक आ गया, अनइजीनेस हो गया तो हॉस्पिटल लेने का गाइड करते हैं। एक्चुअली हमारा इमरजेंसी मैनेजमेंट कोई बेसिक करवाता ही नहीं। मैंने अभी परसों का एक सेशन या कुछ नोट शेयर करूंगी। हार्ट अटैक के बारे में बिल्कुल सबको नॉलेज, भले कुछ ज्यादा नहीं हो, लेकिन इतना होना चाहिए कि इसको मैनेजमेंट कम से कम हॉस्पिटल तक क्या करना है, इतना हर किसी के OPD में। ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि हमारे सामने इमरजेंसी किसको चक्कर नहीं आएगा, वो हार्ट कार्डियक अरेस्ट पे नहीं जाएगा। तो स्टेमी नॉन स्टेमी का जो MI है, मतलब ST एलिवेशन के साथ में जो MI आता है और नॉन ST एलिवेशन के साथ में, ये बेसिक मैनेजमेंट का लेक्चर भी होना चाहिए और हमें बेसिक मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम जब मूर्छा की बात करें तो बिलीव कीजिए, कुछ इतनी सिंपल, कुछ लोग बहुत दिनों से उनको चक्कर आती है, ब्लैकआउट होता है, फिर भी वो TIA के साथ में कई साल तक जी लेते हैं। क्योंकि TIA में भी अलग अलग एरियाज है जहाँ पे फोकस, जो भी अटैक मतलब जब आता है तो उस ट्रांजिएंट अटैक में सप्लाई जो कम होता है। हाइपोक्सिक ब्रेन अलग है, और जो ये कोमाटस कंडीशन है या जहाँ पे ब्रेन डेथ होने के चांसेस है, तो वहाँ पे वैसे कार्डियक कंडीशन है, कार्डियक अरेस्ट की, कि जो हमें मैनेज करना, भले ट्रीटमेंट की मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट का हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है, एयर एंट्री अगर सस्टेन करना है और ब्रीदिंग सस्टेन करना है, तो ये इमरजेंसी हम आयुर्वेद लोगों को भी आनी चाहिए, ताकि हमें कोई नाम नहीं रखे। मैम जैसे स्टेमी एनस्टेमी की आप बात करते हैं ना, जो एनस्टेमी जो पेशेंट रहता है ना, एनस्टेमी वाला, हम तो कई बार उसको डायबिटिक वाले को तो देखो पता ही नहीं लगता। एनस्टेमी में वही पेशेंट रहते हैं जिनमें ज्यादातर एक तो ये जो इंफीरियर वाल MI, इंफीरियर में वाल जो होती है ना हार्ट की, उसमें ज्यादातर एनस्टेमी ही रहता है, उसमें ज्यादा लॉस होता भी नहीं है हार्ट का। पर मैं कुछ अगर बोर नहीं हुआ तो कुछ बेसिक्स नोट्स शेयर करूंगी सर, ताकि अपने ECG लेवल पे और अपने बेसिक लेवल पे पता चले। और आपका एक्सपीरियंस तो शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत इजीली मूर्छा एक आके और चीज सामने में इंसान गिर मतलब जाता है, हमें पता नहीं बहुत चलता है क्या कॉमन हुआ। रहता है। तो और फिब्राइल कन्वल्जन्स में, जैसे छोटे बच्चों में, मतलब अंडर 5 years ऑफ एज में बच्चों में ये चीज बहुत कॉमन रहता है। ऑल ऑफ सडन ही ऐसा हो जाता है बच्चों में। उसका बेसिक कारण में हाइपोकैल्सीमिया होता है ज्यादातर। मतलब सॉरी, ये फीवर तो होता ही होता है, हाई ग्रेड फीवर। और बच्चों में जो सीजर रहता है ना, कई बार कॉन्शियस हो जाते हैं, वो हाइपोकैल्सीमिया छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाइपोकैल्सीमिक सीजर उसको बोलते हैं। और मैम स्टेमी की जो बात कर रहे थे, एंटीरियर वाल के अंदर और लेटरल वाल के अंदर ज्यादा ब्लड सप्लाई का वो रहा, ब्लॉक रहा, तो तब स्टेमी बोलते हैं। ST एलिवेशन MI उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। और इंफीरियर वाल MI इतना ज्यादा वो नहीं होता। और ये राइट साइडेड फेलियर जिनको COPD रहता है, तो कोरपल्मोनाले वाले वो भी सिंपल से ही पेशेंट होते हैं। इसमें बेसिक ध्यान ये रखना चाहिए मैम, जैसे चेस्ट पेन हुआ किसी को, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, उसको रूल आउट जरूर करना चाहिए। और विंडो पीरियड में अगर पेशेंट चला जाता है, तो 4 hours के विंडो पीरियड में चला जाता है तो पेशेंट को ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सिंपल पूछ लेते हैं आहार विहार क्या खाया, अगर उनके पास ECG नहीं, मशीन नहीं है, तो आहार विहार क्या, और कई लोग बोलते हैं मैंने रात को ऐसे खाया, तीखा खा लिया, ये गैस वाला, तो ये लोग सोचते हैं खाने पीने की वजह से हुआ, पर कई बार वो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होती है और 4-5 घंटे उन्होंने वेस्ट कर दिए और उसके बाद पेशेंट का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। मैंने तो बहुत सारी यंग डेथ्स देखी है इसी चक्कर में, जो लोग जैसे बोलते हैं कि ये एसिडिटी है, और मतलब सुबह में खबर मिलती है कि वो रात को एक्सपायर हो गए। 3-4 घंटे मतलब जिसमें ऐसा वेस्ट हो जाता है, तो ये मतलब ऐसा हो जाता है बहुत बार। जो सबसे अभी हाल ही में जो कलकत्ता में डेथ हुआ केके का, वो यही तो ऐसे ही तो हुआ है मैम। उसको भाई
लेके ही नहीं गए, उसको हॉस्पिटल लेने का घाई किया। अगर उस वक्त में उसको सीपीआर मिल जाता, उस वक्त में उसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाता, तो एटलीस्ट हॉस्पिटल तक सस्टेन होता वो। और हमारे पास में इमरजेंसी भी कुछ चीज होनी चाहिए, भले ही ओपीडी लेवल है, आयुर्वेद लेवल है, पंचकर्मा। क्योंकि मैंने देखा है कि जब स्वेदन किसी का ज्यादा होता है, मैं पर्टिकुलरली आई एम हाइपोटेंसिव, तो मुझे जब ये आता है तो मेरी पूरी सफेद आंखें होके आई गो इन लॉस कंडीशन। तो ये पिछले 10 साल तक बहुत ज्यादा एपिसोड्स थे, अभी क्वाइट गुड इम्यूनिटी हो गई। तो आई नो कि जब ब्रेन को नहीं मिलता है ऑक्सीजन तो तब क्या फील होता है। तो इस वजह से हम बेसिक अगर प्रैक्टिशनर है और अगर पंचकर्म कर रहे हैं, तो हमें पित्तज मूर्छा जो अभी सर बता रहे हैं ना, वो प्रॉपर लक्षण करके उसकी मैनेजमेंट तो आनी ही चाहिए। अगर कोई लेकिन टेबल पर उसके साथ में अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये खुद मेरे साथ हो चुका है, जब हम मतलब नया नया शुरू किया था, तो मतलब ऐसे ही हम बच्चे थे तो सब ऐसे कोई ना कोई प्रोसीजर करवा देते। तो एक बार मैं खुद अपना प्रोसीजर करवा रही थी और मैं टेबल पर ही, मैं जैसे अनकॉन्शियस होता है मैं बिल्कुल वैसे हो गई थी। और उसके बाद मैंने दोबारा हिम्मत ही नहीं की कुछ करवाने की। मतलब मेरे को ऐसे हुआ कि अब वो हिम्मत ही नहीं है, भैंस जान ही भी नहीं मुझे है। वमन के वक्त में हुआ है मैम, वमन भैंस के भी वक्त हो मैंने जाता इसलिए है आज तक बार वमन नहीं बार करा है। वहाँ पे। सर मैम लेंगे ना मैम इसमें ट्रीट। इसमें हाँ मैम अनुष्का मैम, मैं थोड़ा सा बोलना हाँ चाहूंगा। हाँ, बोलिए सर। इसमें इसमें हमारा सबसे पहला रोल है ब्रेन का, कि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई हमारी लगातार मेंटेन रहना चाहिए। जो बहुत हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, किडनी है, ब्रेन है और लीवर है, तो इनको ब्लड की सप्लाई जो है हमारी लगातार मेंटेन रहना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कारण जो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई 10 सेकंड के लिए भी रोक देता है, तो वो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक को लीड करता है। या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक अगर जो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, तो ये ब्रेन डेथ को लीड करता है। तो जैसे अभी हमारी आरती मैम ने बोला कि वो कुछ देखते हुए कोई प्रोसीजर कराते हुए उनको सिनकोप हो गया या मूर्छा आ गई। मूर्छा आने का कारण क्या हुआ? उनको ब्रेन को ब्लड की सप्लाई थोड़ा सा हैम्पर्ड हुई। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काज हो सकता है। एक तो हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में हार्ट आपका पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। हार्ट ब्लॉक और हमारा एंजाइना और एमआई जिसको हम बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर है। एंजाइना या एमआई में क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, उनमें कहीं क्लॉट आने की वजह से ब्लड की सप्लाई हैम्पर्ड होती है, रुकती है। और हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे बिजली के तार हमारे हार्ट के अंदर दौड़ रहे हैं, जिससे पेसमेकर का काम कर रहा है, ऐसे नोड से इंपल्सेस जाते हैं एवी नोड में, एवी नोड से एवी बंडल में जाते हैं, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस में जाते हैं, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर में जाते हैं। देन आरबीबीबी एलबीबीबी लाइक की कंडीशन, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। तो उससे हार्ट की ब्लड की सप्लाई फिर 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक, स्टोक सिंड्रोम सिंड्रोम, 2 डिग्री हार्ट ब्लॉक या 3 डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जिससे हार्ट की ब्लड की सप्लाई, वो सॉरी, हार्ट की जो आपकी इंपल्सेस हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, डिपोलराइजेशन नहीं होता, तो ये हार्ट काम करना बंद हो जाता है। ऐसे समय में एक चैलेंज होता है कि जब हमारा हार्ट काम ना कर रहा हो, तो हम ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कैसे रिटेन रखें? क्योंकि अगर ब्रेन को ब्लड की सप्लाई 10 सेकंड के लिए भी हैम्पर्ड हुई तो टीआईए होगा, और 10 मिनट, 4 मिनट से लेके, जैसे अनुरुता मैम बोल रही हैं, 4 मिनट से लेके 10 मिनट तक हैम्पर्ड हुई तो ये ब्रेन डेथ की कंडीशन में चला जाएगा। ब्रेन डेथ की कंडीशन में चला जाएगा तो फिर ब्रेन को रिवाइव करना संभव नहीं। ऐसे समय में चैलेंज ये होता है। तीसरी कंडीशन एक और आ रही है जिसमें ब्लड प्रेशर सडन फॉल हुआ। ब्लड प्रेशर सडन फॉल हुआ, सडन फॉल होने की वजह से हार्ट हमारा एबल नहीं होता, सक्षम नहीं होता कि इतना प्रेशर क्रिएट कर पाए कि वो ऊपर स्थित ब्रेन को ब्लड की सप्लाई रिटेन कर सके। तो क्या आता है? खड़े होने पे चक्कर आता है, मूर्छा आती है, ठीक है, चक्कर आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर तो हार्ट कम जनरेट कर रहा है, चक्कर आया, मूर्छा आई, तो पेशेंट क्या करता है? गिर जाता है। गिर जाता है तो उसका हार्ट और ब्रेन हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाता है। अब कम ब्लड प्रेशर भी ब्रेन को ब्लड की सप्लाई रिटेन कर देता है, तुरंत चक्कर गायब हो जाता है, ठीक है। ये कम ब्लड प्रेशर या हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में होता है। अच्छा, दूसरा ये टीआईए और हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में अब हमारे सामने चैलेंज क्या था कि हार्ट हमारा काम नहीं कर रहा। ये उन कंडीशंस में होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक उन कंडीशंस में होता है
जब हमारा हार्ट काम कर रहा होता है तो लेटने के बाद में ब्लड प्रेशर कम था, तो लेटने के बाद में कम ब्लड प्रेशर जो था वो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई रिटेन कर देता है। लेकिन अगर हमारा हार्ट ही काम ना कर रहा हो, इन केस ऑफ 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक, तब क्या करें? अब तो लेटने के बाद भी हार्ट काम नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज करने से पहले हम हार्ट पे इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई बंद ना होने दे, चाहे हम उसको सीपीआर करें, कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन करें, और उसकी हार्ट पे इतना प्रेशर जनरेट करें कि वो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई हॉस्पिटल जाने तक रिटेन करवा सके, है ना। तो अच्छा, तीसरी कंडीशन एक और आती है हमारी लीवर की। लीवर से रिलेटेड, लीवर की जो ब्लड की सप्लाई होती है, 80% ऑफ लीवर के ब्लड की सप्लाई जो होती है वो होती है पोर्टल वेन के माध्यम से, और 20% जो होती है वो हेपेटिक आर्टरी के माध्यम से। क्यों होती है पोर्टल वेन के माध्यम से? बिकॉज हमारी जो आहार नाल है उसके जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, वो पॉइजनस सब्सटेंसेस को लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। देयर आफ्टर लीवर से ये हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरी शरीर को ब्लड की सप्लाई जाती है। अब ये जो ब्लड की सप्लाई थ्रू पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर से बाईपास होते, लीवर से होते हुए ब्रेन को जा रही है, दैट ब्लड इज डिटॉक्सिक ब्लड। ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन आती है जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाती है। ये पोर्टल वेन का जो ब्लॉकेज होता है ये आपका हो सकता है प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक को कहते हैं बर्ड चियारी सिंड्रोम, जो कि लीवर से लेके हार्ट तक के बीच में कहीं पोर्टल वेन का ब्लॉकेज या ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। प्री हिपैटिक होता है पोर्टल वेन में ही कहीं क्लॉट आ जाने की वजह से, और हिपैटिक होता है कि जो लीवर के खुद के कारणों की वजह से पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। तो पोर्टल वेन की जो ब्लड की सप्लाई होती है नीचे की तरफ से, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन और ऊपर की इंटेस्टाइन से सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, यहीं पे आती हैं स्प्लीनिक वेन खुलती हैं, यहीं पे गैस्ट्रिक वेन खुलती हैं, यहीं पे पैंक्रियाटिक वेन खुलती हैं। अगर पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन हुआ तो स्प्लीनिक वेन में भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, स्प्लीन से ब्लड पोर्टल वेन में नहीं आ पाएगा, कारण बनेगा स्प्लीनोमेगैली का। गैस्ट्रिक वेन से पोर्टल वेन में ब्लड नहीं आ पाएगा तो कारण बनेगा इसोफेजियल वेरिसेस का, और हेमेटेमेसिस क्रिएट होगी। इसी तरीके से इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन से अगर जो ब्लड पोर्टल वेन में नहीं आ पाएगा तो कारण बनेगा अधोग रक्तपित्त का। अधोग रक्तपित्त में आपका मीनोरेजिया, मेटोरेजिया भी हो सकता है, या रेक्टल हेमराइड्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जो हम और आगे बढ़ें तो पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन और हमारा डिटॉक्सिक ब्लड, ऐसी कंडीशन में सर्जरी एक माध्यम होता है जिसमें जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है लीवर को ही बाईपास करके ब्लड को डायरेक्ट हार्ट में डलवा के ब्लड, डिटॉक्सिक ब्लड जब ब्रेन में जाता है तो कंडीशन क्रिएट होती है हिपैटिक कोमा की, क्योंकि हिपैटिक कोमा की, क्योंकि ब्रेन में अब तो टॉक्सिक ब्लड जा रहा है, तो एक कोमा की कंडीशन वहां पे क्रिएट हो रही है। एक हाइपोवोलेमिया में की कंडीशन में, हाइपोवोलेमिया और भी स्थितियों में आ सकता है, जैसे ब्लड का बहुत ज्यादा सडन लॉस हो, ठीक है, किसी को आईटीपी, थ्रोम्बोस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह जो कंडीशन रहती है ना, जिसमें प्लेटलेट्स वगैरह का लॉस होता है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, या जो हमारी हीमोफिलिया सरीखी कंडीशन है, या हॉजकिंस लिम्फोमा सरीखी कंडीशन है। तो ये अच्छा, ये सब जो ब्लड कैंसर वगैरह हो गया, तो ये सब ब्लड बाउंड डिसीजेज हैं जहाँ पे क्लॉट वगैरह नहीं बन पा रहा ढंग से, तो इनमें ब्लड लॉस वगैरह बहुत ज्यादा होता है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है। हाइपोवोलेमिया की वजह से ब्लड प्रेशर फॉल करता है, ब्लड प्रेशर फॉल करने की वजह से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई रिटेन नहीं होती है, ब्लड की सप्लाई रिटेन नहीं होने से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई हैम्पर्ड हो गई 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, तो TIA, और ये अगर जो लंबे समय तक रहा तो ये ब्रेन डेथ की कंडीशन में चला जाता है। दूसरा हेपेटिक कोमा, तीसरा रीनल कोमा, किडनी की किसी भी डिसीजेज में रीनल कोमा की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और इसके अलावा जो ब्लड बनाने के जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे हमारा ब्लड का निर्माण होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, या हमारा कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ब्लड बनाने में, कैस्टिल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन B12 जो कि स्टमक की कम परेशानी में होता है, या जो लोग हमारे वेजिटेरियन हैं, जो हमारे
इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब कि वो बाहर से आएगा। विटामिन B12 जो होता है वो हमको बाहर से ही लेना होता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो इजिली मिल जाता है, जो वेजिटेरियन है वो जनरली विटामिन B12 डिफिशिएंट रहते हैं। तो इस कंडीशन में ये सब देखने को मिल जाता है। तो मोटा मोटा ये है कि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई रिटेन करना, और ये कैसे भी करके हमको करना है। इसमें ये भी नहीं देखना है CPR किसी को ढंग से नहीं आता है, छाती की हड्डी टूटे टूटे, ठीक है, कोई बात नहीं, CPR आप करिए, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई रिटेन करिए। छाती की हड्डी तो बाद में भी जुड़ जाएगी, लेकिन ब्रेन को ब्लड की सप्लाई अगर बंद हुई तो ब्रेन डेथ की कंडीशन में पेशेंट दोबारा नहीं आएगा। दैट्स ऑल। इसी तरीके से हमारा ये होता है ये डायबिटीज में भी। जी मैम, अनुता सर मैम। इसके साथ में सर बहुत बढ़िया बताया आपने। जो लोग ओपीडी लेवल पे ऐसे समझते कि लोग ऐसे पेशेंट आया कि चक्कर आके गिरा है, एपिसोड पता चला लेकिन अभी चेस्ट पेन कम हुआ है, आपने उसको कुछ पेन किलर दिया या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, लेकिन अगर आपको रूल आउट करना है कि वो कार्डियक पेशेंट है कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने स्टेमी बोला, नॉन स्टेमी बोला और अनस्टेबल अंजाइना, हमें कुछ भी ज्यादा इसमें डिटेल में जाने का जरूरत नहीं। आप हमारा 90% फॉर्मूला रहता है कि हम बड़े सेंटर में उसको रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर ओपीडी लेवल पे आपको ऐसे डाउट है कि नहीं ये पेशेंट नेग्लिजेंस में है और हमें हमारी जिम्मेदारी है कि उसको उसके ध्यान में आना है, तो अगर कार्डियक कहीं पे भी इंटरवेंशन आपको लगता है कि ये अटैक हो सकता है, सबसे पहले आप उसको ओपीडी लेवल पे ईसीजी रेकमेंड करना या करना खुद करना, अगर खुद नहीं तो रेकमेंड करना। और दूसरा ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन 2 एंड सीकेएमबी, अगर ये सीकेएमबी ये जो एंजाइम्स है ये हायर लेवल पे आते हो तो बिल्कुल देर गवाए बगैर उसको सजेशन देके कि उसका, क्योंकि काफी बार क्या रहता है अनस्टेबल अंजाइना में या हाइपोक्सिया में कुछ एरिया हैम्पर हो जाता है और उसके पास में ओनली ही हैज रिमेन्ड विद 2 to 4 आवर्स। तो विद इंक्रीज, जैसे अगर आप इमरजेंसी टैकल करें या अगर आप ऐसे अक्रॉस आते हैं, पहले एंजाइम्स करा लो, ब्लड दे दो और उसके बाद में ईसीजी को भेज दो। अगर ये बढ़े हुए आते तो ये इज कम्प्लीटली कार्डियक पेशेंट, जहाँ पे आपको अगर किसी का इंटरेस्ट है तो मैं बताऊंगी वो चार्ट, बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट पे। मैम तो जरूर ईसीजी शेयर नीड्स पे कीजिएगा, मैंने खुद मतलब अपने सामने एक लाइव डेथ देखी है इस चीज से, मैम हमें इसलिए मैं कंटिन्यूअस, जरूर चाहती हूँ कि ये मुझे चीज, लगता है कि कोई बोर ना हो मॉडर्न का है नॉलेज, नहीं लेकिन नहीं मैम ये रखना बहुत जरूरी होता है। मैम और अब जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है। मैं खुद अब आपको बता रही हूँ कि मैं खुद ऐसे हो गई और उसके बाद मेरे को 1 मंथ तक मेरे को कभी कभी मतलब दिन में जैसे किसी टाइम भी ऑल ऑफ सडन 2-3 मिनट्स के लिए ना मुझे ऐसे हो जाता था जैसे मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे कोई बात समझ नहीं आती थी उस समय, या, मतलब टू ये थ्री मिनट्स के लिए ऐसे मेरे को लॉन्ग 1 मंथ तक रहा कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद मैंने खुद से ही दो चंद्रप्रभावटी एम्प्टी स्टमक लेने शुरू किया, तो उसके बाद से मेरे को दोबारा नहीं हुआ। बट डेफिनेटली मैं नहीं, अंदर अब बहुत अभी ज्यादा सर डर गई ट्रीटमेंट थी कि वाला मुझे जब हो पोर्शन क्या गया लेंगे है। ना, या अभी सर ट्रीटमेंट का पोर्शन लेंगे ना वो पक्का ये करेगा, क्योंकि मैं इमरजेंसी मैनेजमेंट मैंने नस्य जो प्रधमन नस्य वगैरह, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपके पास में समय है कि नहीं है। सामने वाला पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है कि सामने वाला पेशेंट सिर्फ एक पित्तज तृष्णा या पित्तज मतलब ब्रेन को उसको सिर्फ हाइपोक्सिया हुआ है। तो जैसे अभी बताया तो सीपीआर तो इट्स अ मस्ट, अगर हम डीआर लगाते हैं या वैद्य लगाते हैं तो सीपीआर हर किसी को आना चाहिए। लिटरली यू कैन सेव एनीबडी कि उसको हॉस्पिटल तक जाए, क्योंकि सबसे पहली मैनेजमेंट होती है कि ब्रेन को सप्लाई जो भी ऑक्सीजन का हो जाए। और तीसरा, अभी आपने मैडम एपिलेप्सी बोला, तो एपिलेप्सी के कितने जितने टाइप्स है, जब आपके सामने कोई भी एपिलेप्टिक पेशेंट एक एपिसोड में रहता है, फर्स्ट मैनेजमेंट इज जस्ट उसको ओपन एरिया में उसका एपिसोड खत्म होने दे, कुछ चीज उसके मुंह में नहीं डाले और सबसे पहले राइट या लेफ्ट उसकी पोजीशन कर दे। होता क्या है, हम गलती करते हैं कुछ ना कुछ, डर के मारे पानी डालो मुंह में डालो, ये नहीं। अगर सामने आपको लग रहा है एपिलेप्सी का अटैक है, कंप्लीट एपिसोड खत्म होने दो, उसको राइट लेफ्ट लैटरल या फिर राइट लैटरल पोजीशन दो, और उसका एपिसोड खत्म हो जाने के बाद में आपका समय आता है जहाँ पे सबसे पहले देखना है कि उसके मुंह में कुछ सिक्रेशन नहीं है ना, या फिर वो कुछ चीज एंगल्फ ना करे, या टंग उसकी जो भी वो अंदर ना चली जाए। तो उसको कुछ चीजें रहती है, लेकिन कुछ भी नहीं अगर आपको पता चला तो बस इतना देखो कि उसके मुंह के सिक्रेशंस बाहर गिरे। अगर वो गलती से रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले गए
तो एक सिंपल एपिसोड रहता है, लेकिन वो हमारी गलती की वजह से पेशेंट, एक अच्छा वाला इंसान एपिलेप्सी से कभी नहीं मरता है, लेकिन उसके जो भी सिक्रीशंस है वो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, तो आपने उसको ट्रैक लेफ्ट या लेफ्ट लैटरल में या राइट लैटरल में पोजीशन देके उसकी सिक्रीशंस बाहर करिए, उसकी टंग बाहर करिए, और फिर आपको जब एपिसोड शांत हो जाए तो सबसे पहले जो भी आपका सेडेशन है वो वाला आपका मैनेजमेंट रहता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको सोचने का जरूरत नहीं, आपको उसको रेफर कर देना है। और दूसरी चीज ये कि अगर एपिलेप्टिक अटैक और कंटिन्यूस अटैक है तो यूजुअली 1 से 1.5 मिनट का समय मिलता है आपको। एपिलेप्टिक एपिसोड जो रहते हैं वो 2 मिनट के बाद में, 4 मिनट के बाद में एपिसोड्स आते हैं। तो वो जो पहले अटैक कंप्लीट होने के बाद का समय, उसमें आप इंटरवेन करें। ये एपिलेप्सी के वक्त में हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि जैसे मिडाजोलाम है या अल्प्राजोलाम है, ये सारी चीजें ये तब आपको तब टाइम मिलता है जब एपिसोड निकल जाए। बट यू शुड सी दैट कि टंग रिटूड ना हो, और उसके जो भी सिक्रीशन से जो भी कभी कभी उसने खाया रहता है, बोलस रहता है, सबसे पहले देखो कि उसके मुंह में बोलस नहीं है ना। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट का एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, वहां ट्रीटमेंट का नहीं, आपको एयर ट्रैक एम्प्टी करना है, सिक्रीशन अंदर नहीं जाने और उसको पोजीशन देनी है। और अगर कार्डियक है तो सबसे मेन चीज, जैसे अभी सर ने इतना डिटेल में बताया, पवन सर ने बताया, सबके एक्सपीरियंस है। और ऐसे कभी मत सोचिए जैसे आप बता रहे आपके ऊपर आती है। मैडम मैंने मेरा खुद का एनाफिलैक्टिक रिएक्शन खुद के इशारों से सामने वाले को बता के खुद बताया कि मुझे रिएक्शन आई है, मुझे डेक्सा की रिएक्शन आई, मुझे मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो यू शुड बी अ वेरी गुड डॉक्टर, और एटलीस्ट यू शुड बी वेरी गुड सेवियर। बाकी ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए, हम में से हर कोई बहुत अच्छा चिकित्सक है, लेकिन इमरजेंसी जहाँ पे है वहां पे अभी रोड के एक्सीडेंट्स होते हैं, काफी कुछ तो चीजें जैसे होती ये है, तो इतना बच्चों में मैनेज करके आप उसको फिब्राइल हॉस्पिटल कन्वल्जन्स आ जाते हैं, सडन फिब्राइल कन्वल्जन्स आ जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे मतलब पड़ोस में कोई रहते थे, तो आसपास कोई डॉक्टर नहीं रहता, तो उन्होंने मेरे को फटाफट बुलाया। तो वो बच्चा मतलब उसको उसका तेज था, उसका फीवर तेज था, और एकदम सडन वो ऐसे अनकॉन्शियस जैसे हो गया, मतलब उसका जैसे मुंह पीछे को गिर गया जैसे। पर उसको फिट्स नहीं थे, क्योंकि वो मतलब थोड़ी देर बाद वो मतलब जैसे नॉर्मल रो रहा था, पूरा पूरा फुल वॉल्यूम में रो रहा था। तो मतलब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे रात का या ऑफ टाइम कोई समय है, 2-2:30 बजे है सुबह के, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं एज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन? ऐसी ऐसी कंडीशन में सबसे पहले ड्रॉप डाउन द टेम्परेचर को ड्रॉप डाउन करना है। और वो कैसे करना है, एक तो कोल्ड स्पंजिंग, आप कॉटन को गीला करें या तौलिए को गीला करें, पूरी बॉडी को ठंडे पानी से पोंछें, हल्का सा पंखा चला दें। मेरे और को एक्चुअली उस समय समझ नहीं आया, तो मैंने उनको बोला कि बाथरूम का है, मैंने सीधा बच्चे को टब में डाल दिया, मतलब वो पानी से भरा है, टब में डाला और बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। उसके बाद मतलब हाँ, वो उसके हो गया, उसके बाद हाँ, वो ठीक हो गया। हेलो, बट फिर मैंने उसको रेफर कर दिया कि अब फटाफट इनको ले जाओ बच्चे को। बट हाँ मैं डेफिनेटली जानना चाहती हूँ कि कभी ऐसा, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन 2:30-3 बजे सुबह में ऑफ टाइम में कोई ऐसा केस आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं उस समय? मैम सबसे पहले पता, चल श्रोत सर आप बताओ, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ, उसमें क्या होता है कि सडन ड्रॉप डाउन टेम्परेचर के 2-3 मेथड्स हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हॉट कोल्ड स्पंजिंग किया, कोल्ड स्पंजिंग करने के बाद में बॉडी का टेम्परेचर डाउन किया। अगर कोल्ड स्पंजिंग से भी टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ इंडिकेशन है, हमारे यहाँ भी इंडिकेशन है, मॉडर्न में भी इंडिकेशन है कि अल्कोहल की सपोजिटरी एनल रीजन में अगर रख दी जाए तो वो भी टेम्परेचर को डाउन करता है। इसके अलावा आरती मैम ने एक अभी जिक्र किया था एपिलेप्सी का, या उनको सिंकोप होता है, कभी कभी मूर्छा आ जाती है, वो गिर अब नहीं, जाती हाँ है। वो तो बहुत पहले की बात है, मतलब जब मैंने एक बार प्रोसीजर जबकि भी कराया था, बात है, संवेदन था, जबकि भी बात है उससे तो 1 उसको मंथ तक ऐसे रहता था, मतलब फिर उसके हाँ, बाद वो ठीक हो गया मतलब। उसको हम जोड़ना चाह रहे हैं एपिलेप्सी से। एपिलेप्सी 2 तरीके की होती है, एक तो टोनिक क्लोनिक सीजर्स या ग्रांडमा एपिलेप्सी, और दूसरा होती है पेटिटमा एपिलेप्सी। ग्रांडमा एपिलेप्सी में पूरी बॉडी की टोनिसिटी जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा पेटिटमा एपिलेप्सी। ये कोई भी पेटिटमा एपिलेप्सी को थोड़ा सा समझ लें, पेटिटमा एपिलेप्सी बहुत ज्यादा इस तरीके की क्रोनिक नहीं है। हम चलते फिरते कुछ सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाएं कि हम क्या कर रहे थे, ठीक है, हम क्या सोच रहे थे, ये सब दिमाग की हमारी जो सोचने की क्षमता है मुझे हमें याद ही ना हो, तो वो कंडीशन कहलाती है पेटिटमा एपिलेप्सी। और ग्रांडमा एपिलेप्सी में टोनिक क्लोनिक सीजर्स, इसके 4 इंपॉर्टेंट साइन है।
टंग बाइट, यूरिनेशन, डिफिकेशन, टंग बाइट और हेड इंजरी, जो भी टोनिक क्लोनिक सीजर्स का पेशेंट आएगा तो उसको क्या कहते हैं कि सबसे पहले उसके दांतों के बीच में चम्मच रख दिया जाता है ताकि उसकी टंग बाइट ना हो। उसके बाद यूरिनेशन और डिफिकेशन हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी अनुरिता मैडम बोल रही थी कि एबीसी हमको इमरजेंसी मेडिसिन में देखना चाहिए, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, 3 चीजें हमको देखनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम लोग जो कोलिनर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल एट्रोपिन वगैरह करते हैं, एट्रोपिन एक तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग्स है। और जब भी कोई पॉइजनिंग का केस आया, जब भी कोई हमने सर्जरी परफॉर्म की, तो हम एट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं। एट्रोपिन का इंजेक्शन देने से क्या होता है कि वो सारे के सारे बॉडी के सेक्रीशंस को रोक देता है, सारे के सारे बॉडी के सेक्रीशंस को रोक देता है। तो जिसकी वजह से जब पेशेंट लेटा हुआ है तो लेटे हुए होने के कारण उसका जो म्यूकस वगैरह बन रहा है वो एयरवे में नहीं जाएगा, और एयरवे में नहीं जाएगा तो वो एयरवे जो हमारा है वो ओपन रहेगा, और उससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से डेथ की चांसेस खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज ये होती है कि जो एट्रोपिन होता है, एट्रोपिन पेशाब वगैरह के भी सेक्रीशंस को रोक देगा, सारे सेक्रीशंस बॉडी के रोकता है एक्सेप्ट वन। वो कौन सा है वो मैं देख के बताऊंगा। तो ये एट्रोपिन वगैरह काम करता है। अगर जो हम अपने आयुर्वेद में देखें कि कौन सी दवाई जो है वो एंटीकोलिनर्जिक टाइप का काम करती है, तो वो है कनकासव, कनक, धतूरा, धतूरा एट्रोपियम एट्रोपा बेलाडोना से निकाला गया है धतूरा। तो जो कनकासव है हमारा वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट प्ले करेगा। उसके अलावा सुपारी हमारा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट प्ले करती है, रोल प्ले करती है। तो किसी को अगर जो हमने लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे आयुर्वेद में देखना है तो उसमें सुपारी से बने हुए ड्रग्स या एट्रोपिन वगैरह हम लोग उसमें दिलवा सकते हैं, या कनकासो दिलवा सकते हैं। तो एट्रोपिन वगैरह के और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसे हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में टर्ब्यूटेलिन, साल्ब्यूटामॉल है, तो वो ब्रांकोडायलेटर का काम करती है। तो हमारा कनकासो भी ड्रग ऑफ चॉइस है श्वास रोगों की, इसीलिए है कि वो ब्रोंकाई का डायलेटेशन कर देती है। इसके अलावा जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का काम करती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, डाइसाइक्लोमिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है एलोपैथ में, तो हमारे यहाँ कनकासव है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आयुर्वेद में। तो ये भी स्मूथ मसल को रिलैक्सेंट करके क्या काम करेगी कि बॉडी के सारे पेन्स को सबसाइड कर देगी। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एक और काम करती है, वहां पे प्यूपिल को डायलेट कर देती है। तो प्यूपिल को डायलेट वहां पे कर रही है, तो हमारे यहाँ भी अगर जो कनकासो अगर एक्सेस क्वांटिटी में दे दें तो यहाँ भी प्यूपिल को डायलेट करेगी। इसके अलावा अगर हम और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का रोल देखें, एक तरीके से हम पॉइजनिंग वगैरह के केसेस में देखते हैं कि एट्रोपिन हमको कितना देना चाहिए। तो एक मरीज में 50-50 एम्प्यूल भी चले जाते हैं इमरजेंसी के केसेस में, और उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है कि साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन को मेंटेन रखना है। अब हम कैसे देखेंगे कि साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन मेंटेन्ड है कि नहीं है, तो उसकी प्यूपिल लगातार हमको डायलेट करके रखनी है। जैसे ही प्यूपिल हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगे और एट्रोपिन डालो, है ना। तो ये साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन को हम यूजुअली सर ये पॉइजनिंग में करते हैं, पॉइजनिंग के केसेस में करते हैं, या कोई भी इमरजेंसी केसेस, एट्रोपिनाइजेशन। हाँ, सांप वाप काट के आया वहां भी आपने क्या करते हैं कि एट्रोपिन वगैरह डालते रहते हैं। एक मरीज में 50-50 एम्प्यूल, 100 एम्प्यूल खत्म हो जाता है ना। तो ये सब चीजें, एट्रोपिन एक ऐसी ड्रग है। अच्छा, यूरिन को रोकती है एट्रोपिन, यूरिन को भी रोकती है, तो इधर कनकासो भी यूरिन को रोकेगा। ठीक है। अगर एट्रोपिन का उल्टा इफेक्ट देखना है तो हम जाते हैं वत्सनाप पे, कोलिनर्जिक ड्रग, संजीवनी वटी। इधर एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग या एट्रोपिन सरीखी ड्रग हमारी यूरिन को रोक रही हैं, और उधर कोलिनर्जिक ड्रग यूरिन करा रही हैं। जरा वत्सनाभ या संजीवनी वटी का रोल देखिएगा, पसीना ज्यादा ला रहा है, ठीक है, पेशाब ज्यादा करा रहा है, तो संजीवनी वटी को हम कोलिनर्जिक ड्रग के तौर पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा है। अब बाकी इतना ही। पवन बॉस, बैक टू पवन बॉस। सर मैम जैसे कह रही थी ना, सडन बच्चा क्राई कर रहा था, हाई ग्रेड फीवर हो रहा था, तो उस केस में क्या हुआ बच्चे के साथ, जो हम देखते हैं ना कफ सिनकपी, एक पेशेंट लगातार खांस रहा है, और खांसते खांसते क्या होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई लेवल कम हो जाता है,
और उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। उसमें ऐसी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी पेशेंट सडन अनकॉन्शियस होता है तो सबसे पहले उसका पल्स चेक करें, उसका पल्स कैसा है, फिर उसका अगर हमें ये पल्स नहीं मिलता, रेडियल पल्स नहीं मिलता, तो हम उसको फीमोरल आर्टरी से चेक करें उसका कैसा है। उसके बाद फीमोरल के बाद नहीं मिलता तो फिर कैरोटिड आर्टरी को चेक करें, ठीक है। और प्यूपिल्स चेक करें, अगर प्यूपिल डायलेट है इसका मतलब ब्रेन की कोई बड़ी इन्वॉल्वमेंट हुई है, ठीक है ना। और अगर आपका कैरोटिड पल्स सही है तो मतलब इतना ब्लड सप्लाई ब्रेन को जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को जा रहा है। सडन ऐसा अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो हमें सबसे पहले, अगर बड़े लोग हो तो उसमें हमने सबसे पहले शुगर करना चाहिए, जो तुरंत हो सकता है हमारे 1-2 मिनट में। उसका एयरवे प्रॉपर करना चाहिए। अगर आपके पास वो प्रोब है तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। अब सर जैसे एट्रोपिन की आपने बात की है ना, एट्रोपिन सडन टैकीकार्डिया करता है। जो पॉइजन केस में तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन में तो हम इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वहाँ सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है, और सिक्रीशन वो होने की वजह से हमारा सारा लंग्स में चली जाती है सिक्रीशन वहाँ एट्रोपिन का। बाकी जो इमरजेंसी लेवल पे तो हमें सबसे पहले तो शुगर देखना चाहिए, जो बिल्कुल तुरंत हो जाए। उसका पल्स चेक करना चाहिए, अगर उसका प्यूपिल्स चेक करना चाहिए। अगर पिन पॉइंट प्यूपिल्स है और तो इट मींस कोई नहीं कोई उसको पॉइजन वाला सडन आया पेशेंट, हमने सबसे पहले प्यूपिल चेक किया। सर हाइड्रोकोर्टिसोन और एड्रेनालिन, ये दो हाँ, चीज तो का भी मैनेजमेंट आना मैम चाहिए। अगर आप मैनेज कर रहे हैं, हाँ, हाइड्रोकोर्टिसोन मैम वहां देंगे जहाँ हाइपोटेंशन है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है तो हम हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, एड्रेनालिन देंगे, ठीक है ना। जहाँ बिल्कुल उसका एड्रेनालिन सबसे फर्स्ट आएगा 2 mg। और मैम अगर उसका उस जो है ना उसका कार्डियक ये है हार्ट रेट बिल्कुल लो है तो वहाँ एट्रोपिन हम देंगे। मान लो किसी पेशेंट का 36 है, ब्रेडिकार्डिया पेशेंट हो, ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन हम देंगे, ठीक है ना मैम। अगर पेशेंट का हाइपोटेंशन में लैंड कर गया तो कई बार ऐसा होता है एडिसोनियन क्राइसिस हो जाता है। एडिसोनियन क्राइसिस में हम स्टीरॉइड तुरंत देते हैं। अगर बीपी एकदम से सडन फॉल है, बीपी हमें मिल नहीं रहा और पेशेंट को हम हिस्ट्री करेंगे भाई पेशेंट ने कोई दुख में तो नहीं रहा, उसको हाइपोवोलेमिक नहीं है, तो फ्लूइड देंगे और हम उसमें स्टीरॉइड तुरंत लगा के तो हम रेफर कर देंगे पेशेंट को, ठीक है। और जैसे मैम ने कहा भाई तुरंत मैंने ठंडे पानी में, जो मैम कोल्ड स्पंजिंग रहता है ना बेसिकली चेस्ट पे नहीं होना चाहिए, एकदम तुरंत आनन फानन में पैरों पे करें। और अगर सर ने बात कहा एल्कोहलिक स्पोस्ट्री की, कई बार माथे पे अंडर आर्म्स माथा और हम रेक्टम में भी पानी डाल सकते हैं। जैसे ना रेक्टम में ना कोल्ड वाटर हम डालें तो तब भी हमारा टेम्परेचर हाइपरपेरेक्सिया बिल्कुल एकदम से तुरंत कम होता है। और चेस्ट से बचना चाहिए, हमें अंडर आर्म्स करना चाहिए और लोअर लेग्स पे कर लेना चाहिए, चेस्ट पे तो बिल्कुल भी ना करे। और हमें फोरहेड ब्रह्मरंध्र भी चलता है सर, ब्रह्मरंध्र पे भी ठंडा अगर ये रखते हैं तो टेम्परेचर, क्योंकि सेंटर वहीं पे है। बार रहता था ये, उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार कई पेशेंट को ब्लड देखते भी चक्कर आ जाता है, वो भय की वजह से हम आयुर्वेद के तो वात प्रकोप यानी कि कहीं न कहीं वहाँ पे ब्लड की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है। और एब्सेंस सीजर में भी ऐसा होता है। इसमें हमारी एड्रिनल ग्लैंड को माना गया है 4F ग्लैंड, फियर, फ्लाइट, फाइट एंड फाइट। तो ये जो कंडीशन फियर डर की पैदा होती हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कई बीमारियों को भयज माना गया है, तो भय की वजह से हमारी एड्रिनल ग्लैंड का हाइपर सेक्रेशन हो जाता है, तो एड्रिनलिन ज्यादा सेक्रेट होता है। फ्लाइटिंग ऑफ आइडियाज एज इन मेनिया में आदमी क्या करता है कि जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो ये करूंगा, मतलब आपकी जो औकात है वो उतना करने की नहीं है, लेकिन आप सोच बहुत ऊंची ऊंची रख रहे हैं, तो उसी को मेनिया कहते हैं। तो इसमें भी एड्रिनलिन का ज्यादा सेक्रेशन होता है और उसमें सीरम लिथियम लेवल डिस्टर्ब होता है। तो मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही बीमारियों में सीरम लिथियम लेवल को कंट्रोल करने के लिए लिथियम ड्रग ही चलाई जाती है। कल कहीं चर्चा हो रही थी कि आयुर्वेद में आयुर्वेद में मेटल्स देते हैं, तो हमने कई सारे मेटल्स निकाले जो एलोपैथ वाले भी दे रहे हैं। और वो हमारी जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन में भी मेटल है, थायराइड ग्लैंड में भी मेटल दे रहे हैं, हर जगह तो वो मेटल दिए पड़े हैं और हमको रोक रहे हैं कि भाई आप मेटल दे रहे हो, किडनी खराब करोगे।
है ना। सर हम मेटल देते ही नहीं है ना सर, इनको शुद्धिकरण और उत्पाद कल्पनाएं मालूम ही नहीं है। अभी हाँ जो हमारी ये चल रही थी, जैसे हम बाकी का शॉप, तो वैसे हमें दो चीज और जानना चाहिए। कार्डियक और ये तो बहुत आगे का हुआ, लेकिन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या फिर एक जनरलाइज रिएक्शन। जब भी कोई व्यक्ति सामने आता है और कुछ आके बोलता है कि मैंने ये खा लिया और मुझे चक्कर आ गया और तब से मुझे चक्कर आ रहा है, तो आपने हमेशा डाउट लेना चाहिए कि उसने कोई ना कोई ड्रग लिया है। तो वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, और वो अगर सामने आके आपके गिर ही जाता है और उसकी फैमिली आपको बोलती कैसे, तो एटलीस्ट 2 mg एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलर देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा है उसका सेव करने में, उसको सेंटर जाने में टाइम है, सामने वाले को कन्विंस करने। लेकिन वो चीज हमें डाउट लेना बहुत जरूरी होता है कि ये एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है या ड्रग एलर्जी है या जो भी है, क्योंकि डर के मारे हम सिर्फ एक काम करते, चिट्ठी लिख देते, उसमें नहीं गिरना है। लेकिन सामने वाले को अगर आप कन्विंस कर लेते कि ये बहुत इमरजेंसी, इसको तुरंत हिलाना है, लेकिन क्या मैं एक इंजेक्शन दूं, उसका सिग्नेचर लेके आप, हम एवरीबडी नो इंट्रामस्कुलर 1 इंजेक्शन, भले आप आईवी ड्रिप वगैरह नहीं लगाए, लेकिन 2-3 चीजें जो बेसिक है अगर वो आपको आ जाती है तो यू कैन सेव एनीबडी, क्योंकि आपको पता चल रहा है आपका डायग्नोसिस परफेक्ट है। उस वो जो बताते मैडम हैं उसने थोड़ा बोल सा ही लिया इंटरप्ट करना चाहूंगा, अष्टांग हृदय का टाइम हो गया, आप लोग बहुत अच्छा सत्र चला रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एक ना इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एक पूरी सीरीज करिए। वैद्य अरविंद पाठक जी के निर्देशन में अनुरिता जी, सरोज मिश्रा जी, पवन जी मिलके एक इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है ये। इसमें ये Yes, बहुत सीपीआर, बहुत आवश्यक है। हम लोग आयुर्वेद में अगर जो कहीं पीछे हैं तो इमरजेंसी में ही पीछे हैं, तो तो इसको सीपीआर वगैरह की पवन जी आप लाइव दिखाइए और इस प्रकार से वैद्य जी के साथ में मिलके एक सेशन सीरीज चलाइए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जी फायदा हो। सर, वेरी सिंपल है, 10 मिनट का ही काम है, पेशेंट तो आप अनकॉन्शियस। जो है एक कोई सीरीज जो है रविवार को एक दिन इमरजेंसी मैनेजमेंट पर ही कंफर्टेबल टाइम पर आप लोग डिसाइड करके रखिए। अभी फिलहाल हम yes sir, अष्टांग हृदय की सत्र पे yes sir. चलते हैं, क्यों वैद्य जी? जी 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 सर।